नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। एक पुष्पा था, उसके डायलॉग की बड़ी चर्चा थी और अब चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डायलॉग की और या फिर ट्रंप के डायलॉग की। बाकी किसी के नेता के कोई डायलॉग पड़ता नहीं। जैसे कल ईरान के एक अधिकारी और एक मंत्री ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो चर्चा में नहीं आया। लेकिन ट्रंप का हर पोस्ट भारत में सबसे पहले चर्चा का विषय बनता है और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसे जवाब नहीं देंगे। लेकिन चुनाव के लिए मोदी कुछ भी करेगा, ये मैं नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री के अपने वक्तव्य भी कह रहे हैं। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल से लौटकर आती हैं तो कई भाषाओं में पोस्ट किया गया। उन्होंने सोचा कि अगर तमिलनाडु वाले नहीं समझ पाए हिंदी में तो अंग्रेजी में कर दिया। फिर उन्होंने समझा अंग्रेजी वाले बंगाली में नहीं समझ पाए तो उन्होंने बंगाली में कर दिया। इसका मतलब वो बताना चाहते थे कि ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को, जो उन्हें रोज दे रही थी, कभी राज्यपाल के जरिए, कभी चुनाव आयोग के जरिए, कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए। एक ही धोखे में, एक ही संकट में ऐसा उन्होंने कुछ दिया नहीं है। बिलबिला गए हैं मोदी। पहली, जिस संस्था का प्रोग्राम था वो निजी प्रोग्राम था। जिस जगह गई थी वहां उनके मेयर जो वहां के प्रमुख पद पर आसीन थे वो उनका स्वागत करने पहुंचे। हालांकि इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में भी गई, तब कांग्रेस ने यह सवाल किया था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनके स्वागत सम्मान में गए क्यों नहीं थे। वो 26 सितंबर 2025 की घटना, तारीख बता देते हैं, लोग चेक कर ले। उसके बाद क्या देश की महामहिम का उस दिन सम्मान नहीं गिरा जब प्रधानमंत्री जी बैठे थे, आरएसएस प्रमुख बैठे थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बैठी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे और राष्ट्रपति महोदय नदारत थी, राम मंदिर का उद्घाटन था। मैं जानना चाहता हूं। दूसरा, संसद भवन जिसकी सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होती हैं, उद्घाटन में उनके आवास पे चंद कदम दूर था। वो चाहती तो घूमते हुए भी पहुंच सकती थी। हालांकि उनके लिए तो बग्गी जाती, वहां भी नहीं गई। उस दिन भी उनका अपमान नहीं हुआ। और अपमान तो उस दिन भी नहीं हुआ जिस दिन एक बच्ची, एक बहन, एक महिला निर्वस्त्र होकर मणिपुर में घुमाई गई। उस दिन भी अपमान नहीं हुआ। और अपमान तब भी नहीं हुआ जब मासूम बेटियों के साथ दरिंदगी इसी सरकार में बेहद बढ़ गई है। अपमान तब भी नहीं हुआ। अपमान तब भी नहीं हुआ जब महिलाओं को सड़क पर गिरा के मारने के रोज वीडियो आए। अपमान तब भी नहीं हुआ। अपमान हो गया एक महिला स्वागत सम्मान में नहीं पहुंची क्योंकि वो धरने पर बैठी हुई। और हमारे प्रधानमंत्री, शब्द नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ता, इतने गिर जाएंगे कि वोट की खेती के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी तो डीएपी भी लगाएंगे, यूरिया भी लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो पोटास भी लगा देंगे। और फिर कोई कहे कि सल्फास लगा दो तो गेहूं बढ़िया होता है तो सल्फास भी बिखेर देंगे। मर जाएगा गेहूं या जिंदा रहेगा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। राकेश सर, मेरी तो समझ में कुछ आता नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि ये पूरा चुनाव युद्ध है या फिर जनमानस की समस्याओं को समाधान करने के लिए चुनी गई सरकार। देखिए, ये सरकार सिर्फ चुनावी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं। वे जो कुछ करते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से, वो सब चुनाव के लिए होता है। लेकिन अब उन्होंने सारी हदें पार कर दी। यद्यपि वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने और टीएमसी की सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं, बहुत शर्मनाक है। अनेक भाषाओं में ट्वीट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सम्मान के लिए। पूरा मंत्रिमंडल, सारे प्रवक्ता, राज्यों के मुख्यमंत्री दुबले हुए जा रहे हैं। राष्ट्रपति का अपमान हो गया। ये सब सिर्फ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को सामने रखकर हो रहा है। पहले जरा सा हम उस घटनाक्रम के बारे में बता दें। एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल नाम की संस्था है, उसने एक संथाल सम्मेलन किया सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में। निजी संस्था थी, न तो पश्चिम बंगाल सरकार का कार्यक्रम था न भारत सरकार का कार्यक्रम था। उसमें राष्ट्रपति को न्योता दिया गया था। जगह का चयन उस आयोजक संस्था ने किया।
मंच उसने बनाया, माइक उसने मंगवाए, झंडे बैनर उसने लगाए। पश्चिम बंगाल सरकार का कोई लेना देना नहीं था। चूंकि राष्ट्रपति उसमें मुख्य अतिथि थी, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार राष्ट्रपति भवन से निरंतर संपर्क में थी। ममता बनर्जी ने वे पत्राचार के दस्तावेज ईमेल भी जारी कर दिए। राष्ट्रपति भवन ने तो एक बार भी नहीं कहा। एडवांस लाइजन टीम एडवांस लाइजन टीम आती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जहां कार्यक्रम होते हैं वहां भी स्थानीय प्रशासन पहले सारी चीजों को देखता है। तो राष्ट्रपति भवन के लिए वो जगह राष्ट्रपति के लिए छोटी पड़ रही थी, ये अधिकारियों को पहले नहीं मालूम हुआ। जो लाइजन टीम पहले गई थी, जो सुरक्षा के कर्मचारी अधिकारी गए थे, पूरा अमला होता है इस सब चीज के लिए, सुरक्षा देखी जाती है, उनका ग्रीन रूम कौन सा है, कहाँ विश्राम करेंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वहां टॉयलेट है कि नहीं, पर्याप्त साफ सुथरी व्यवस्था है कि नहीं, आपात स्थिति कोई आ जाए तब क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें ग्रीन रूम सहित स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार के नुमाइंदे तक सब पहले से निर्धारित प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कि ग्रीन रूम इतने मीटर दूर होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस तक कौन सी ऐसी चीज है जो राष्ट्रपति के प्रवास में उनके पहुंचने से पहले तय नहीं होती। और क्या राष्ट्रपति भवन पश्चिम बंगाल की सरकार से कहता या आयोजकों से कहता कि भाई ये जगह छोटी है तो हमको और बड़ा मैदान चाहिए, कोई बड़ा वहां पर एसएफ ग्राउंड होता, कोलकाता में रख लेते, वहां तो बहुत बड़े बड़े मैदान है, सिलीगुड़ी में भी और होंगी बड़ी जगह। इसके बावजूद कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रपति भवन ने कोई आपत्ति नहीं की थी आयोजन से पहले तक। उसके बाद राष्ट्रपति आंसू बहा रही हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मेरी छोटी बहन है, पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है, मुझसे मिलने भी नहीं, मुझे बंगाल नहीं आने देती। देखिए शिव कुमार जी, हमारा देश कितने खतरनाक दौर में पहुंच गया है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है जिसको 3 महिला सांसद संसद में नहीं आने देती, वो डर के मारे संसद नहीं आता। दूसरी तरफ हमारी सरकार, हमारे देश का सिरमौर, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति एक ऐसे राज्य में नहीं जा पा रहा जहां की मुख्यमंत्री भी महिला है। कितना खतरनाक समय है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इतने विवश हैं, अपने ही देश में आवागमन उनका संभव नहीं बचा है। तो आप सोचिए हिंदू सचमुच कितना खतरे में है। ये सब नरेंद्र मोदी के होते हुए हो रहा है। फिर ममता बनर्जी ने सारे सवाल पूछ लिए जो आपने गिनाए, उन्होंने पूछ लिया। मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके आदिवासियों पर जुल्म होता है तब आप नहीं बोलते। दिल्ली में महिला पहलवानों को घसीटा गया सड़कों पर, तब जुबान नहीं खुली। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को मूत्र पिलाया गया बीजेपी के एक नेता द्वारा। कितने जुल्म होते हैं देश भर में आदिवासियों पर। क्या और सर वो बढ़ गए आदिवासी पिछले, था? क्या सर वो आदिवासी था? बिल्कुल 100% आदिवासी था। तो फिर और उनके जो पास बीजेपी, खबर नहीं पहुंची होगी। हाँ ये हो सकता है राष्ट्रपति भवन में किसी उनके पीआरओ ने, जनसंपर्क के लोगों ने फाइल में कटिंग ना लगाई हो अखबारों की। टीवी तो वहां होगा ही नहीं, हो सकता है राष्ट्रपति भवन में टीवी ना हो, तो राष्ट्रपति को कैसे मालूम पड़ेगा। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी ने नहीं बताया होगा आईटी सेल ने कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर इतना जुल्म हो रहा है। अब उनको आदिवासियों के सम्मान की चिंता हो रही है, अपने सम्मान की चिंता हो रही है। देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने अपने सम्मान का रोना अपने मुंह से कभी नहीं गाया, और प्रधानमंत्री खुद टूट पड़े हैं। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकना है। पिछले विधानसभा चुनावों में हर बार मुंह की खा रहे हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक टूल्स के साथ, उसके औजारों के साथ लड़नी चाहिए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनाव में हरा लें ममता बनर्जी को, किसने इनकार किया है। हो सकता है वे हार भी जाएं, लेकिन अगर आप इस तरह चुनाव आयोग, आप आज चुनाव आयुक्त भी पहुंच गए, कल काले झंडे दिखाए गए। देश के इतिहास में पहली बार किसी केंद्रीय चुनाव आयुक्त को पहली बार कहीं काले झंडे दिखाए गए। तो आप चुनाव आयोग के जरिए, राज्यपाल के जरिए,
राष्ट्रपति के सम्मान के जरिए चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक हार है। इस मामले में एक और उदाहरण जोड़ देते हैं, हमारे दर्शकों को शायद याद आ जाए। पिछली बार जब गुजरात विधानसभा चुनाव था, तब भी राष्ट्रपति को वहां भेजा गया था, यही द्रौपदी मुर्मू, और वहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो पूरे देश के लिए संदेश था। उन्होंने कहा था कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। राष्ट्रपति गुजरात का नमक खाने का एहसान देश पर लाद रही थी, यानी एक तरह से वे वोट मांग रही थी बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, कि चूंकि गुजरात का नमक खाते हैं आप, इसलिए वोट बीजेपी को दे दें। तो गुजरात का नमक तो जाने कब से खा रहा है देश, वहां के समुद्र तट पर नमक होता। सर उन्होंने इसलिए याद दिलवाया था कि गुजरात के नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम भी राष्ट्रपति बने हुए हैं, और अगर आपने उन्हें वोट नहीं किया, मैं तो सर इसी में एक टिप्पणी आपकी बात आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहता हूं, क्या ये सर रोने वाली सरकार हो गई है? रो के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करो, जिसे शब्द नहीं, घटिया शब्द है, बहुत ज्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए। रो और फिर जनता में एक सिंपैथी पैदा करो, वोट ले लो। आप काम क्यों नहीं गिनाते? आप राष्ट्रपति महोदय आए, आप कहती कि मेरी सरकार ने ये एक अच्छे काम किए हैं जिनकी पहचान आप तक नहीं आई है, जो आदिवासियों के लिए एक योजना है। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी के जब मुंह पर किसी ने बाथरूम पेशाब कर दिया था, तो मैंने ऐसा कानून पारित कर दिया है कि किसी भी आदिवासी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उठाएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ये बताया क्या? उन्होंने ये बताया कि मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ, हमने बेटियों के लिए ऐसा कानून बना दिया है कि जीवन भर अगर किसी बेटी को निर्वस्त्र किया गया तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। क्या उन्होंने ये कहा कि मेरे रहते हुए जो पूरे भारत में 5 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल की बेटियों के साथ जो दुराचार किया जाता है, उनके दोषियों को सरेआम मार मार कर मार दिया जाएगा। मैंने ऐसा कानून बना दिया। क्या सर इस पर चर्चा हुई? न तो ऐसा कोई कानून सरकार ने बनाया है और न राष्ट्रपति उसे बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को अपनी सरकार की उपलब्धियां संसद में बतानी होती हैं। सत्र शुरू होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसमें वे कहती है मेरी सरकार। वो एक परंपरा है, जैसे राज्यों में राज्यपाल का जब अभिभाषण होता है तो वे भी इसी वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, मेरी सरकार ने ऐसा ऐसा काम किया है। लेकिन इसके इतर सरकार की उपलब्धियां बताने का काम राष्ट्रपति का नहीं है कि वो जनसभाओं में, सार्वजनिक समारोहों में, किसी निजी संस्था के आयोजन में राजनीतिक भाषण देने लगे और ये कहने लगे मेरी सरकार ने ये किया है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते। उनकी सीमा संसद में ही सरकार की उपलब्धियों को बचाने तक महदूद है। लेकिन अब तो राष्ट्रपति भी चुनाव का औजार बन चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, केंद्रीय चुनाव आयुक्त, ईडी, सीबीआई, सारी संवैधानिक संस्थाएं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले बन गए हैं। अब तक राष्ट्रपति के पद का ऐसा दुरुपयोग नहीं होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी चुनाव के काम में लगा दिया है। सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय और बीजेपी तय करती है। हो सकता है उनके भाषण भी प्रधानमंत्री कार्यालय लिखता हो, वरना राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी छोटी बात पर नहीं रोना चाहिए। अब आपने जो शुरू में कहा था, क्या नरेंद्र मोदी रोने वाले प्रधानमंत्री बन गए, इसका जवाब तो प्रियंका गांधी दे चुकी है। आपको याद होगा उनका एक भाषण कि नरेंद्र मोदी तो हमेशा रोते ही रहते हैं। फिर उन्होंने सलमान खान की फिल्म का नाम याद दिलाया था, तेरे नाम का। फिर प्रियंका ने कहा कि उन पर एक फिल्म बननी चाहिए नरेंद्र मोदी पर, मेरे नाम, क्योंकि मैं रोता ही रहता हूं हमेशा। तो सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। एक कोई अनजान व्यक्ति मंच के पीछे से गाली दे देता है, माइक पर आवाज सुनाई दे जाती है, उसको लेकर पूरा बिहार बंद होता है। खुद प्रधानमंत्री मंचों से रोते हैं कि मेरी मां को गाली दी जा रही है, मेरी कब्र खोदने के नारे लग रहे हैं। नारे उन्हीं के लोग लगा रहे थे कब्र खोदने की। 100% बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं वे लोग जो यूजीसी के खिलाफ, नियमों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। जिन लोगों ने नारे लगाए वे भगवा पट्टा डाले हुए थे गले में, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर।
लेकिन नरेंद्र मोदी रोना रो रहे हैं विपक्ष के नाम पर। तो वे रोतलू प्रधानमंत्री हैं, इसे कहने में अब हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बहुत दुख और खेद का विषय है, 140 करोड़ लोगों का मुखिया, इस महादेश का प्रधानमंत्री इतना रोतलू है कि उसके बस में कुछ नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानियों का जवाब नहीं दे पाता। वो अमेरिका की लादी गई ट्रेड डील को जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी कहकर स्वीकार कर लेता है। वो रशिया से तेल खरीदने के लिए विनती करने, चिरौरी करने में संकोच नहीं करता, और अपने देश के ही एक राज्य के खिलाफ अभियान चलाने के लिए राष्ट्रपति को आगे कर देता है। अरे आप लड़िए ना राजनीतिक लड़ाई, राष्ट्रपति का काम नहीं है आपकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना। तो मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने देश की महामहिम राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतार दिया है। अपने स्टार कैंपेनर के रूप में नरेंद्र मोदी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। बिल्कुल साफ कह सकते हैं आप, द्रौपदी मुर्मू बनी बीजेपी की स्टार प्रचारक। जी सर, अब इन सब बातों के बीच 11 तारीख को तो शंकराचार्य मैदान में कूद रहे हैं और उससे बीजेपी में बड़ी भारी हलचल है, क्योंकि जितने भी मोदी समर्थक और योगी समर्थक संत महंत थे, उन्होंने सबने कसीदे गढ़े कि शंकराचार्य तो भगवान है, शंकराचार्य महान है, और शंकराचार्य से विनती है कि अब वो अपना आगे का आंदोलन स्थगित कर दें। इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के अभिन्न शिष्य हैं, उन्हीं जगत गुरु के जिन्होंने शंकराचार्य को सब कुछ बता दिया। एक योगी जी के बाल सखा हैं, वो हालांकि हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं, राजू दास, उन्होंने कसीदे गढ़े, लेकिन शंकराचार्य अपने पद जिद से नहीं टिके। इस समय वो उन्नाव आ चुके हैं, 11 तारीख को पहुंचेंगे। इधर 13 तारीख को आरएसएस ने बड़ी बैठक बुला ली है कि संगठन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, जबकि कुछ दिन पहले वो कह चुके थे कि हम संगठन में अब कोई व्यक्ति नहीं देंगे। वो जब नड्डा जी ने कह दिया कि हमारा आरएसएस से हमको आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। इधर मोदी जी शायद हो सकता है आरएसएस की ढीली पड़ती पकड़ की वजह से राष्ट्रपति महोदया को ले आए। उधर योगी जी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली वालों से क्या लेना देना, हमें तो स्वयं सेवक दे दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। इस सब पूरे मामले में भाजपा चुनाव के आगे की बात क्यों नहीं सोच पा रही है? हिंदू कब तक डरा रहे, हिंदू कब तक भयभीत रहे, हिंदू कब तक खतरे में जिए? हिंदू तब तक खतरे में है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनके आने के बाद ही तो खतरे में आया है। 2014 से पहले के बाद, 2014 से पहले कब हिंदू खतरे में था? आज की तारीख में हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री है। जी, कल सर खतरे में नहीं था यूजीसी जो धरना प्रदर्शन करने गए, उन्हें भर भर के बसों में लठिया के और धक्के मार मार के सब थानों में भर दिया। सारे पूरे दिल्ली के थाने चौक थे, जगह नहीं थी बैठने को लिए, जमीन पर बिठा दिए थे, वहां खतरा नहीं आया। मार मार मैं वही कह रहा हूं कि हिंदू तो खतरे में आया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। देश के न जाने कितने राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सब हिंदू मुख्यमंत्री हैं, सारे राज्यपाल हिंदू हैं, एक आध को छोड़कर। अभी एक मुसलमान बन गए, एक पहले थे, अभी एक बन गए, सैयद अता हसनैन। सारे चीफ सेक्रेटरी, सारे डीजीपी 100%, 1-8% कोई कहीं मुसलमान होगा, हिंदू हैं। फिर भी खतरे में। दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदू धर्म ध्वजा वाहक आरएसएस, उसके होते हुए खतरे में। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके होते हुए हिंदू खतरे में। इसका मतलब यह है कि हिंदू खतरे में है ही इन लोगों की वजह से। हिंदू मुसलमानों की वजह से खतरे में नहीं है, ईसाइयों की वजह से खतरे में नहीं, खतरे में है वो इन्हीं हिंदू संगठनों की वजह से, हिंदुत्व के इन पुरोधाओं की वजह से। और यही वजह है कि अब मोदी, शाह, योगी,
इन सब लोगों को ये चिंता सताने लगी है कि अगर किसी दिन हिंदू को ये समझ में आ गया कि अरे भाई हम तो खतरे में कभी नहीं थे, 2014 से पहले तो हमने कभी माना नहीं कि हम खतरे में हैं, हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम खतरे में हो। जिस दिन उसकी आंख खुल गई तो इनको खतरे में ले आएगा वो। और सच्चाई यही है, खतरे में मोदी, शाह और बीजेपी है, उनकी राजनीति खतरे में है। इसलिए बार बार संघ और बीजेपी के रिश्तों पर बात होती है। अब मैं आपको सवाल पर आता हूं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इनके रिश्ते पल में तोला पल में माशा वाले हैं। पता ही नहीं चलता कब कौन किससे रूठा हुआ है, कब कौन किसकी पालकी ढो रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत बिहार के चुनाव के मौके पर, पिछले चुनाव के मौके पर आरक्षण की समीक्षा का राग अलाप देते हैं, बीजेपी निपट जाती है। फिर लोकसभा चुनाव में साथ नहीं देते हैं, बीजेपी 240 पर आ जाती है। अब सबसे पहली चुनौती जिसके सामने आने वाली है वो उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ के सामने। चुनाव है 2027 में। उनको समझ में आ रहा है कि अब संघ की जरूरत पड़ेगी तो स्वयंसेवक चाहिए, जबकि योगी आदित्यनाथ संघ के आदमी नहीं हैं। उनका तो अपना संगठन था, हिंदू वाहिनी। अब जी, हिंदू वाहिनी, उनका तो संघ से सीधे कभी संबंध रहा ही नहीं, वे तो कभी शाखा में नहीं गए। लेकिन अब चुनाव सामने आ रहा है तो उन्हें जरूरत पड़ रही है। तीसरा पहलू है संघ की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा जो हरियाणा में होने वाली, संभवतः 13 मार्च को। यहां पर जो मंथन होगा, जो संघ की मथनी चलेगी, उसमें से जो मक्खन निकल कर आएगा, उससे पता लगेगा कि संघ आने वाले वर्षों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव होगा 2029 का, उसमें किस भूमिका में होगा। एक संकेत संघ ने बीच में दिया था कि वो अब बीजेपी को अपने स्वयंसेवक नहीं भेजेगा। खास तौर से जो संगठन महामंत्री का पद है, राष्ट्रीय इकाई से लेकर स्थानीय स्तर तक, जिला इकाई में भी जो संगठन महामंत्री होते हैं वो संघ से आए हुए लोग होते हैं। संघ ने बीच में कह दिया था हम संगठन महामंत्री के लिए कार्य स्वयंसेवक नहीं भेजेंगे। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हैं। मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री हितानंद कार्य मुक्त किए जा चुके हैं, संघ उन्हें वापस बुला चुका है, कोई और दायित्व उन्हें दे दिया गया। तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, जहां पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां पर संगठन महामंत्री नहीं है। बीजेपी किसी और को संगठन महामंत्री नियुक्त नहीं कर पाई है। तो संघ और बीजेपी के रिश्तों पर भी नजर रखने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब 13 तारीख को बैठक होगी, उसमें मालूम पड़ेगा कि संघ ने क्या तय किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह घेरे हुए हैं, जिस तरह चौतरफा घरेलू और बाहर के मोर्चों पर, पार्टी के भीतर, सहयोगी दलों के मन में भी अब धीरे धीरे ये खतरा दिखाई देने लगा है कि आखिर इनको ढोते ढोते हम ना निबट जाएं कहीं। नीतीश कुमार तो अब इतिहास में दर्ज हो ही गए हैं। तो नरेंद्र मोदी खुद को बचाने के लिए और चुनावी जीत के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। वो जो पुष्पा फिल्म के हीरो का आपने डायलॉग याद दिलाया, मैं झुकेगा नहीं सा, उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मोदी जी कह रहे हैं मैं चुनाव के लिए कुछ भी करेगा सा, डट डट डट। जी सर, बस एक छोटी सी एक टिप्पणी मेरी दिमाग में आ गई, मैं पूछूंगा बस। सबसे पहले आपने देखा कि नवीन पटनायक का एक अपना जलवा था उड़ीसा में, एनडीए के प्रबल समर्थक थे, अंतर्ध्यान हो गए। उससे पहले प्रकाश सिंह बादल का जलवा बरकरार होता था, केंद्र में सरकार किसी की हो, प्रकाश सिंह बादल ने जो बोला उस पर सबका निगाह रहती थी। वो प्रकाश सिंह बादल का परिवार खो गया। उसके बाद एक और परिवार आया जो कांग्रेस को रोकने के लिए, सब वो परिवार है जो कांग्रेस को रोकने के लिए अपनी बलि देकर अपने को भी समाप्त किया। उसके बाद एक और परिवार आया, चौटाला परिवार, पूरे परिवार की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद ठाकरे, महाराष्ट्र में ठाकरे कांग्रेस को रोकते रोकते आज अपने राज्यसभा के लिए कांग्रेस से कह रहे हैं कि भैया समर्थन दे दो तो हम राज्यसभा चले जाते। और आगे बढ़िए, पीडीपी एक पार्टी हुआ करती थी
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बचे रहे कैसे भी। अब बचे हैं सिर्फ, अब नए में आए नीतीश कुमार, गए, हो गया कल्याण। उन्होंने अपना शंकर जी से वरदान लिया, मोदी जी होशियार थे, उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हारे ही सर पे तुम्हारा हाथ रखवा देंगे, तुम इधर उधर नहीं रख पाओगे। अब बचे हैं चंद्रबाबू नायडू, जो मैं अपनी निगाह से सब जगह समझ पा रहा हूं, बाकी सब किले ध्वस्त हो गए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? क्या डरेंगे इस पूरे प्रकरणों से? देखिए शिव कुमार, मैं एक जुमले का इस्तेमाल करता हूं। हमारे मिथकों में एक पारस पत्थर हुआ करता था, वो जिसे छू लेता था वो सोना बन जाता था। पारस पत्थर को अगर लोहे से भी छुआ दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रिवर्स पारस पत्थर है। ये जिसे छू लेती है वो कोयला बन जाता है। आपने लंबी फहरिस्त गिना दी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, दुष्यंत चौटाला आज के साल में है। एक भी पार्टी, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उनके साथ सरकार बना ली थी बीजेपी। अब आखिरी पार्टी बची है नीतीश कुमार की भी अब निबट गई, पार्टी खत्म हो गई। आप समझ लीजिए नीतीश कुमार के सुपुत्र पार्टी को कब तक बचा पाएंगे, उनके सांसद कब तक जेडीयू नाम की पार्टी के अस्तित्व को बचा के रख पाएंगे, ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। नीतीश कुमार की जो दशा है हम देख रहे हैं। उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है, हो सकता है उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, या हो सकता है केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। उसके बाद उनका क्या हाल होगा हम जानते हैं। निशांत कुमार की दशा हमने कल देख ली, कई सारे वीडियोस में उनको बताना पड़ रहा था कि ताली बजाओ, हाथ हिलाओ, पर्ची जेब में रख लो, हाथ जोड़ना है, ये सब बताना पड़ रहा था उन्हें। अब बचा आपका सवाल, चंद्रबाबू नायडू, उनकी तेलुगु देशम पार्टी का क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को ग्रास बनाने में, उसे कौर बनाकर निगलने में नरेंद्र मोदी को अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसकी एक मूल वजह यह है कि चंद्रबाबू नायडू एक जनाधार वाले नेता हैं, अपने राज्य में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उनके विधायकों में ऐसी कोई फूट, ऐसा कोई असमंजस दिखाई नहीं देता। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी वहां उनके राज्य में इस हैसियत में नहीं है कि पूरी की पूरी तेलुगु देशम पार्टी को निगल जाए या उसको रिवर्स पारस पत्थर के रूप में छूकर कोयला बना दे। तीसरी बात यह है कि मूलतः वैचारिक रूप से चंद्रबाबू नायडू बीजेपी और संघ की, मोदी और शाह की विचारधारा से सहमत नहीं है। बस वे फॉर द टाइम बीइंग अपनी सरकार चलाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जिस दिन उनको मौका लगेगा, जिस दिन ऐसा कोई समय आया, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा लगेगा, उस दिन वे मोदी शाह का साथ छोड़ देंगे, अपने दम पर अपनी सरकार चलाते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं। तो फिलहाल मोदी शाह और बीजेपी के लिए चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी पर नजर डालना खतरे भरा है। तो अभी मोदी शाह ऐसा नहीं करेंगे, समय लग सकता है, हो सकता है 10-5 साल बाद करें, अभी मुझे नहीं लगता। बाकी सारी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई, और जेपी नड्डा ने बिहार में ही कहा था बिल्कुल सिर्फ बीजेपी बचेगी, क्षेत्रीय पार्टियां बचेंगी ही नहीं। सामने हो गया बिहार में। बिल्कुल जी। उसके बाद भी नीतीश कुमार नहीं समझ पाए, तो फिर किसी को समझाने की क्या आवश्यकता नहीं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कह रहा है कि अब क्षेत्रीय दलों को समाप्त होने का वक्त आ गया है, इन्हें समाप्त कर देना चाहिए, तो उसके बाद भी अगर कोई बचाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सर एक और बड़ी पार्टी जिसका नाम बताना भूल गए, मायावती का देख लो आप। बीजेपी से वो तो दूर से सची है, दूर से सची है। तो चलिए जी 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 सर, कुछ कह रहे थे, बात पूरी नहीं, बस मायावती का कह रहे थे। मायावती की पार्टी अब सिर्फ पंजीकृत पार्टी बनकर रह गई है। आज की तारीख में कोई अस्तित्व नहीं है उसका। अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बची खुची कसर भी पूरी हो जाएगी। बीजेपी पूरी तरह बिना डकार लिए बहुजन समाज पार्टी को भी निगल जाएगी। जी
चलिए सर, आपने जो दर्शकों को जानकारी दी है उस पर हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे, क्या भाजपा का ये रोना गाना वोट का मुख्य मुद्दा रहेगा, या फिर आपका रोजगार, महंगाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई पर भी आप लोगों का फोकस होगा? आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।